नमस्कार, वेलकम टू ऋषि ज्ञान। मैं रविश देव शर्मा। आज का हमारा जो सोशियोलॉजी का टॉपिक है वो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। वो है हमारा सोशल स्ट्रक्चर, सोशल ऑर्डर, सोशल एक्शन, सोशल ऑर्गेनाइजेशन, सोशल नॉर्म्स एंड सोशल वैल्यूज़। तो इनके ऊपर क्वेश्चंस जो है वो हमेशा पूछे जाते हैं, इसीलिए आज इस टॉपिक को हम करेंगे। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहला इसमें पॉइंट आता है हमारा सामाजिक संरचना यानी कि सोशल स्ट्रक्चर। तो नेडल की एक कोटेशन है, सामाजिक संरचना के अध्ययन में हम समग्र या संपूर्ण वस्तु के अंतर्गत विभिन्न अंगों के अंतर संबंधों या क्रमबद्धता का अध्ययन करते हैं। यानी कि सामाजिक संरचना क्या है? एक पूरा एक स्ट्रक्चर होता है। उस स्ट्रक्चर को बनाने के लिए बहुत सारे छोटे छोटे और स्ट्रक्चर्स की आवश्यकता होती है, और उन सभी स्ट्रक्चर्स को मिला करके क्रमबद्ध तरीके से जो बनता है वो एक सामाजिक संरचना बनती है। उसके कुछ एलिमेंट्स होते हैं, कुछ तत्व होते हैं, जिसमें मुख्य रूप से तीन होते हैं: एक सामाजिक परिस्थिति, सामाजिक भूमिका और आदर्श नियम। सामाजिक परिस्थिति हम जानते हैं, ये मुख्यतः तीन प्रकार की होती है। एक होती है अर्जित परिस्थिति, एक होती है प्रदत्त परिस्थिति और एक होती है करिश्माई परिस्थिति। तो इन तीनों के बारे में पहले हमने एक वीडियो में इसके बारे में हमने एक्सप्लेन किया हुआ है। फिर भी मैं आपको दोबारा से बता देता हूँ कि जो अर्जित परिस्थिति होती है वो कहते हैं जो व्यक्ति अपने मेहनत से अपने कौशल के आधार पर जो पद प्राप्त करता है उसको हम कहते हैं उसकी अर्जित परिस्थिति। दूसरा होता है प्रदत्त, यानी कि जो उसको वंशानुगत मिल जाती है वो उसकी होती है प्रदत्त परिस्थिति। और तीसरा होता है आदर्श नियम, यानी कि समाज के अंदर कुछ ऐसे नियम बने होते हैं जिसके नियम के आधार पर ही व्यक्ति को कार्य करना होता है, तो उसको बोलते हैं उसके आदर्श नियम। अगला बिंदु इसमें आता है हमारा कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सोशल स्ट्रक्चर, यानी उसकी कुछ विशेषताएं होती हैं। तो सोशल स्ट्रक्चर को हम समझेंगे कैसे, तो इससे एक हमको एक खाका उसका मिल जाता है कि जो सोशल स्ट्रक्चर होता है वो अमूर्त होता है, यानी कि एब्स्ट्रैक्ट होता है। उसका हम एक फिक्स एक स्ट्रक्चर नहीं बना सकते कि यही जो है ये एक स्ट्रक्चर है, ये सोशल स्ट्रक्चर है। तो ये अमूर्त होता है। दूसरा, इसका निर्माण अनेक उपसंरचनाओं द्वारा होता है, यानी कि छोटी छोटी बहुत सारी ऐसी यूनिट्स होती हैं जिनको मिला करके पूरा एक स्ट्रक्चर तैयार होता है। और वो छोटी यूनिट्स होती क्या है? वो होती है परिवार, नातेदारी, जाति, वर्ग इत्यादि। उसके बाद इसमें एक क्रमबद्धता पाई जाती है, यानी कि एक सिस्टमैटिक वे में इसका एक पैटर्न होता है, उसी के आधार पर ही पूरा सिस्टम तैयार होता है। नेक्स्ट हमारा समाज का बाल स्वरूप तथा इकाइयां प्रतिमान होती हैं। समाज का ये एक जो सोशल स्ट्रक्चर होता है ये किसी समाज का एक बाल स्वरूप होता है, एक छोटा मॉडल होता है। और जो इसकी इकाइयां होती है ना, जैसे परिवार, नातेदारी, ये सब जो इकाइयां हैं ये इसके प्रतिमान होते हैं, इसके पैटर्न्स होते हैं। इनके आधार पर ही वो स्ट्रक्चर तैयार होता है। अगला है समाज। समाजों की एक अलग संरचना होती है। हर समाज की अपनी एक अलग संरचना होती है। हर एक समाज एक दूसरे से बिल्कुल स्वरूप में एक जैसा नहीं होता है, कुछ ना कुछ भिन्नताएं सभी में होती हैं। इनमें स्थिरता पाई जाती है, यानी कि स्टेबिलिटी होती है। लंबे समय तक जो व्यवस्था है, जो संरचना है वो समान रूप से बनी रहती है। सामाजिक प्रक्रिया जैसे सहयोग, संघर्ष, प्रतिस्पर्धा, ये इसके मुख्य पक्ष होते हैं। यानी सामाजिक प्रक्रिया सोशल एक्शंस होते हैं कुछ, और ये इसके आधार पर ही जो छोटी उपसंरचनाएं होती हैं वो कार्य करती हैं, और उन्हीं उपसंरचनाओं के आधार पर सोशल स्ट्रक्चर काम करता है। अच्छा, इस प्रकार के जो सोशल स्ट्रक्चर होते हैं उसमें दोनों प्रकार की विशेषताएं पाई जाती हैं, जैसे संगठन और विघटन। ये दोनों प्रकार की विशेषताएं उसके अंदर में होती हैं। अगला विषय आता है हमारा सोशल सिस्टम। तो सोशल सिस्टम क्या कहता है? ये एक सामाजिक व्यवस्था या तंत्र इसको हम कह सकते हैं। तो इसमें सामाजिक संरचना में और सोशल सिस्टम में एक अंतर है। सोशल सिस्टम क्या है? वो रन करता है, वो डायनामिक होता है, लेकिन सोशल स्ट्रक्चर क्या है? वो हमको सिर्फ दिखाता है कि ये संरचना है। तो ये इसका इनका मूलभूत अंतर है, इसको समझ लेना आवश्यक है। सामाजिक जीवन के विभिन्न अंगों की निश्चित स्थितियों, उनकी पारस्परिक प्रकारात्मक संबद्धता तथा प्रतिमानात्मक क्रियाशीलता से उत्पन्न क्रमबद्ध निरंतरता को सामाजिक व्यवस्था कहा जाता है। इससे कुछ एलिमेंट्स हैं, तत्व हैं, जैसे सोशल ऑर्डर, इकोनॉमिक ऑर्डर और लीगल ऑर्डर। यानी कि इन तीन तत्वों के आधार पर सोशल सिस्टम रन करता है। सोशल ऑर्डर कैसा होता है कि जो सामाजिक व्यवस्था जो बनी हुई है हर एक समाज की, उसके आधार पर वो समाज चलता रहता है। उसी में ही पैसा यानी कि अर्थ जो होता है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो आर्थिक व्यवस्था किस प्रकार से चल रही है वो भी महत्वपूर्ण होती है। तीसरे लीगल ऑर्डर, यानी कुछ उसके एक वैधानिक स्टैंडर्ड्स जो नॉर्म्स बने हुए हैं समाज के, उसके आधार पर भी समाज की जो सिस्टम है वो रन करता है। इसकी भी कुछ विशेषताएं हैं, जैसे सामाजिक अंतःक्रिया, सोशल इंटरेक्शन, आपस में जो इंटरेक्शन होती है व्यक्तियों की। दूसरा, निर्माणात्मक इकाइयों में प्रकार्यात्मक संबंध होते हैं। तीसरा, प्रेरक इच्छा यानी मोटिवेशनल पर्पस होता है हर एक व्यक्ति के पास में और हर एक उपसंरचना के पास में। उसके बाद में सांस्कृतिक व्यवस्था अपनी एक होती है निश्चित। संरचनात्मक प्रकार्यात्मक व्यवस्था होती है। भौतिक महत्व होता है इसके अंदर में। अनुकूलन का गुण होता है, यानी कि अडेप्टेशन होती है। हर एक जो व्यक्ति है वो उसके आधार पर अपने आप को अडेप्ट कर पाता है, और ये मानवीय आवश्यकताओं को पूरा करने में भी सहायता करती है। इसके बाद हम देखते हैं सोशल एक्शन। तो सोशल एक्शन क्या कहता है? हमारा सामाजिक क्रिया। इसको मैक्स वेबर के मैंने कोटेशन लिया क्योंकि मैक्स वेबर का नाम ही आता है। अगर पूछा जाता है कि सोशल एक्शन की अवधारणा किसने दी, तो हम आंसर देंगे मैक्स वेबर। तो मैक्स वेबर की अवधारणा है कि क्रिया तब सामाजिक होती है जब क्रिया करने वाले व्यक्ति या व्यक्तियों के द्वारा समझे जाने वाले प्रतीक अर्थ के आधार पर यह दूसरों के व्यवहार को ध्यान में रख करके की जाती है। यानी कि इसमें सिर्फ हमारा अपना क्या उद्देश्य है वो महत्वपूर्ण नहीं होता है, इसमें हम जो कार्य करने वाले हैं वो समाज को किस प्रकार से प्रभावित करेगा ये भी उद्देश्य उसके ध्यान में रख करके कोई क्रिया की जाती है, उसी को हम बोलते हैं सामाजिक क्रिया। विल्फ्रेड पैरेटो का आपने नाम सुना है। इन्होंने इसको दो भागों में बांटा है, एक लॉजिकल क्रियाएं और एक होती है इलॉजिकल या नॉन लॉजिकल क्रियाएं, जिसको तर्कसंगत या तर्कहीन क्रियाएं भी कहा जाता है। यह भी एक महत्वपूर्ण प्रश्न है। मैक्स वेबर के अनुसार क्रिया के जो है वो चार प्रकार उन्होंने बताए हैं। पहला तार्किक क्रियाएं, दूसरा मूल्यात्मक क्रियाएं, तीसरा संवेगात्मक क्रियाएं और चौथा है विवेकपूर्ण उद्देश्यपूर्ण क्रियाएं। तो इसको समझते हैं एक बार। तो इसमें हम पहला देखते हैं तार्किक क्रियाएं। तार्किक क्रियाएं क्या होती हैं कि इन क्रियाओं में लक्ष्यों और साधनों इनका पूरा ध्यान रखा जाता है। एक इसके आधार पर एक निश्चित योजना बनाई जाती है और उसी के अनुसार जो क्रियाएं की जाती हैं उसको बोलते हैं तार्किक क्रियाएं। दूसरा मूल्यात्मक क्रियाएं, इवैल्यूएटिव एक्शन। ये वो क्रिया होती हैं जो बिना किसी तर्क के ही स्वीकार कर ली जाती हैं, क्योंकि इनका संबंध सामाजिक मूल्यों तथा नैतिक या धार्मिक आदर्शों से होता है। यानी कि ये जो है धार्मिक रूप से हमारे ऊपर बताई जाती है कि हमें ऐसा करना चाहिए और उनको हम फिर करते रहते हैं। जैसे सामान्य रूप में मुस्लिम समाज में नमाज इत्यादि पढ़ना, हिंदू समाज के अंदर में जैसे मंदिर में जाकर के पूजा करना, तो ये कुछ रिचुअल्स होते हैं जिसको सामाजिक रूप से हमको दिया जाता है करने के लिए।
तीसरी होती है संवेगात्मक क्रियाएं। ये इस प्रकार की जो क्रियाएं होती है वो घृणा, प्रेम इत्यादि जो संवेग होते हैं उनके आधार पर की जाती हैं। चौथा आता है विवेकपूर्ण उद्देश्यपूर्ण क्रियाएं। ये क्रियाएं किसी उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए, किसी लक्ष्य को प्राप्त करने के दृष्टि से सोच समझ करके की जाती हैं। तो ये 4 हमारी मैक्स वेबर की बनाई हुई क्रियाओं के प्रकार हैं। इसके बाद में नेक्स्ट हमारा आता है सोशल ऑर्गेनाइजेशन, सामाजिक संगठन। तो इसके ऊपर प्रश्न आते हैं। एलियट एवं मैरिल, इनका नाम आप याद कर लेंगे। सामाजिक संगठन वह दर्शाए स्थिति है जब एक समाज में विभिन्न संस्थाएं अपने अपने पूर्व निश्चित अथवा मान्य उद्देश्यों के अनुसार कार्य कर रही होती हैं। तो इसका हमें ध्यान, तो इसको हम ऐसे समझ सकते हैं कि जो संगठन होता है, किसी भी समाज की जो संरचना होती है या उसका जो सोशल ऑर्डर होता है या सोशल एक्शंस होते हैं, ये किसके आधार पर निर्धारित होता है? ये होता है उसके सामाजिक संगठन के ऊपर आधारित होता है कि उसका जो संगठन है वो कितना स्ट्रांग है, कितना जो है गहरा बना हुआ है। तो उसके आधार पर उन्होंने बोला है। और उसी के आधार पर हम देखते हैं सामाजिक संगठन के साथ ही सामाजिक विघटन भी एक स्थिति होती है। इसको भी एक्सप्लेन किया है कि सामाजिक विघटन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा किसी समूह के सदस्यों के बीच संस्थापित संबंध जो होते हैं वो टूट जाते हैं या समाप्त हो जाते हैं और धीरे धीरे वो संगठन भी बिखर जाता है। हमने अनेकों ऐसे संगठन देखे हैं पीछे इतिहास में कि जो संगठन समय पर बने और उसके बाद में धीरे धीरे समाप्त हो गए। जैसे आज वर्तमान समय हम देखते हैं ब्रह्म समाज आज हमें दिखाई नहीं पड़ता, क्योंकि उसके बनाए हुए जो संबंध थे, जो उसके जो सदस्य थे वो आपस में मिलते जुलते नहीं है। तो वो जो संगठन है वो आज कहाँ पर लाई करता है, कहाँ एग्जिस्ट करता है, उसके बारे में हम कुछ कह नहीं सकते। इसी प्रकार से अनेकों संगठन इसीलिए समाप्त हो जाते हैं, उनका विघटन हो जाता है, क्योंकि उसके सदस्य आपस में उनके जो संबंध होते हैं वो टूट जाते हैं। और जिनके संबंध निरंतर बने रहते हैं तो वो आगे तक जो है वो बढ़ता रहता है संगठन। अब जैसे सामान्य रूप में अगर हम बात करेंगे कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संगठन है तो वो लगातार निरंतर बढ़ता रहता है। कारण क्या है कि उसके जो व्यक्तिगत जो लोग होते हैं, जो स्वयंसेवक होते हैं, वो आपस में संबंध बना करके रखते हैं और वो संगठन लगातार बढ़ता रहता है। तो ये उसके 2 उदाहरण है। उसके बाद मुख्य तत्व आते हैं हमारे। एक मत होता है इसके अंदर, यानी कि सभी लोगों का एक ही विश्वास होता है, एक ही उद्देश्य होता है। सामाजिक दृष्टिकोण समान होता है। रूढ़िवादिता, कुछ हद तक इसको हम रूढ़िवादिता कह सकते हैं, क्योंकि रूढ़िवादिता इसको ऐसे समझ सकते हैं कि कुछ ऐसे उद्देश्य निर्धारित कर दिए जाते हैं जिसको कि उनको फॉलो ही करना होता है, जो भी वो संगठन के मेंबर्स होते हैं, सदस्य होते हैं। उसके बाद में कर्तव्य परायणता, यानी कि संगठन के प्रति लोगों का जो कर्तव्य है उसको बड़े ही निस्वार्थ भाव से पूरा करना, ऐसा लोगों के मन में बिठाया जाता है। फिर आता है संतोष, यानी कि सेटिस्फैक्शन होता है उसमें कार्य करने के बाद में सदस्यों को। शांति, एक प्रकार की शांति मिलती है। जैसे हम देखते हैं बहुत सारे एनजीओ होते हैं जो कि स्वयंसेवी संगठन होते हैं, जो रक्त दान के लिए कार्य करते हैं या भूखे को राशन इत्यादि पहुंचाने का कार्य करते हैं या शिक्षा का कार्य करते हैं, तो उनको एक संतोष और शांति की प्राप्ति होती है। उसके बाद हमारा सामाजिक नियमों का पालन किया जाता है। व्यक्ति और समाज में सहयोग की भावना बढ़ती है और जनसंख्या में एक रूपता होती है, कि जो भी उसके सदस्य होते हैं सब में एक रूपता होती है। उसके बाद हमारा सोशल नॉर्म्स, सामाजिक प्रतिमान। तो सामाजिक प्रतिमान वे तत्व हैं जिनके द्वारा मानव समाज अपने सदस्यों के व्यवहारों का नियमन करता है, यानी कि उसको फिक्स करता है। इस प्रकार करता है कि वह सामाजिक आवश्यकताओं की पूर्ति करते हुए अपनी क्रियाओं को संपादित करते हैं। रॉबर्ट बीरस्टीड की एक कोटेशन है, ध्यान रखेंगे, क्वेश्चन में पूछी जा सकती है। जहां प्रतिमान नहीं है वहां समाज भी नहीं है। अब प्रतिमानों का कुछ वर्गीकरण किया गया है, साधारण है, सिंपल है, आप एक बार ध्यान देख लेंगे। अधिनियम यानी कि लेजिस्लेशन, कानून यानी लॉ, जनरीतियां, फोकवेज, इसको ध्यान कर लेंगे। ये फोकवेज वर्ड कई बार आएगा, इसको ध्यान कर लेंगे। ये बुक भी है एक समनर की, फोकवेज, और ये बड़ी महत्वपूर्ण बुक है। इसके बाद हम देखते हैं निषेध, यानी कि टैबूज, कुछ निषेध लगाए, कुछ सैंक्शंस लगाई जाती हैं। ठीक है। रूढ़ियाँ, मोड्स, रीति रिवाज, कस्टम्स, शिष्टाचार, एटिकेट्स, प्रथा, कन्वेंशंस, संस्कार, राइट्स, फैशन। ठीक है। तो ये पॉइंट्स हैं, इनके आधार पर कोई ना कोई प्रश्न आपके एग्जाम में जरूर से जरूर आएगा, तो इसको आप ध्यान से पढ़ेंगे और डिटेल में। सोशल वैल्यू, सामाजिक मूल्य, डॉक्टर राधाकमल मुखर्जी की कोटेशन है। मूल्य समाज के द्वारा स्वीकृत व इच्छाएं तथा लक्ष्य हैं जिनका अंतरीकरण सीखने अथवा सामाजिकरण की प्रक्रिया के माध्यम से आरंभ होता है और जो कि इन के पश्चात प्रतीतिक अभिमान्यताएं मान और अभिलाषा में बन जाती हैं। कहने का तात्पर्य है कि सामाजिकरण की प्रक्रिया को शुरुआत करने में ये सामाजिक मूल्य ही काम आते हैं। जैसे कि हम कहते हैं कि किसी भी परिवार में जो लोग होते हैं, वो परिवार के जो वरिष्ठ होते हैं, वो अपने छोटे बच्चों को छोटे छोटे मूल्यों के माध्यम से ही परिवार की संस्कृति से परिचय कराते हैं। इसकी कुछ विशेषताएं जैसे सार्वभौमिक होते हैं ये, यानी कि ये पूरे यूनिवर्सल होते हैं, हर स्थान पर हर समाज में ये पाए जाते हैं। परिवर्तनशील होते हैं, यानी कि समय के साथ साथ में इससे परिवर्तन भी आते रहते हैं। और मूल्यों के संघर्ष एवं सहयोग पर भी सभी सामाजिक संबंध और व्यवहार आधारित होते हैं। यहाँ पे एक पॉइंट नोट करने वाला है कि मूल्यों के द्वारा सामाजिक व्यवहार में एक रूपता बनी रहती है और हमारे सामाजिक संबंधों में संतुलन बनाए रखने में मूल्य अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो आज की हमारी जो वीडियो यहीं पे समाप्त होती है। आप इन सभी पॉइंट्स को नोट करके ध्यान से याद कर लेंगे और हमारा अगर चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब कर लेंगे और टेलीग्राम ग्रुप जो है उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, उसको भी आप ज्वाइन कर लेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।